नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, 2 आतंकी गिरफ्तार, पीएम मोदी थे निशाना, मिशन 2047 पर कर रहे थे काम। द्रौपदी मुर्मू के मुंबई दौरे में उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, किया गया साइडलाइन, समर्थन के बावजूद भी बैठक का न्योता नहीं। मोहन भागवत के जनसंख्या कानून पर दिए बयान पर भड़के ओवैसी, कहा बच्चे दो ही अच्छे कानून का नहीं करूंगा समर्थन, देश के लिए नहीं फायदेमंद। मोहम्मद जुबैर को एक और बड़ा झटका, हाथरस कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने भी जमानत के फैसले पर अपना फैसला रखा सुरक्षित। देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागे सिंगापुर, आज देना था इस्तीफा। श्रीलंका की हालत बेहद खराब, प्रदर्शन जारी। आज की सबसे पहली खबर बिहार में चल रहे आतंकी मॉड्यूल के खुलासे की। पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चल रही थी और इस पाठशाला में पीएम मोदी को निशाना कैसे बनाना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें पीएफआई से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अतहर परवेज है। अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर आलम का सगा भाई है। पीएफआई के आदेश पर ये आतंकी भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की मंशा पाले हुए थे और उसी प्लान के तहत आगे का काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, इनका इरादा क्या था? पीएम मोदी निशाना थे। देखिए, इनका इरादा वो है जो अलकायदा का है जी। इनका इरादा वो है जो आईएसआईएस का है। ये हिंदुस्तान को 2047 तक, मतलब आज़ाद हुए हम लोग 1947 में और 247 में, ये हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। ये 8 पेज का वहाँ एक दस्तावेज मिला जिसमें इसकी पूरी प्लानिंग है और उसमें ये लिखा हुआ है कि मुसलमान अगर 10% भी पीएफआई के साथ आ जाए तो कायर हिंदुओं को घुटने के बल लाया जा सकता है। हम संसद के ऊपर, सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर काबिज हो जाएंगे और एक बार काबिज हो गए तो संविधान बदल देंगे, शरिया का कानून लग जाएगा। ये पीएफआई का डिज़ाइन है जो इस दस्तावेज से सामने आया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये तमाम सेकुलर पार्टियां, ये गंगा जमनी तहजीब के माला जपने वाले ये फ्रॉड्स, ये दलाल पत्रकारों का जत्था जो शाहीन बाग में, हिजाब कंट्रोवर्सी में या हनुमान जयंती के दौरान हुए दंगे में या फिर नुपुर शर्मा के बयान के बाद जगह जगह जो पथराव हुआ, उसके समर्थन में खड़े ये जो हिंदू दलाल किस्म के पत्रकार हैं, वो कहाँ छिपे हुए हैं? इनकी मंशा साफ है, वो हिंदुस्तान में बंटवारा या हिंदुस्तान को पूरी तरीके से मुस्लिम मुल्क बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार सोई हुई है। पीएफआई के खिलाफ तमाम एविडेंस चीख चीख के बता रहे हैं कि वो एक आतंकी संगठन है, लेकिन हिंदुस्तान की बाहुबली सरकार इसको बैन करने में क्यों कांप जा रही है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। जी डॉक्टर साहब, इस पीएफआई का हाथ कई राजनीतिक हत्याओं के मामलों में भी है। बिहार के मामले में सरकार को जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन तो महाराष्ट्र में भी कम नहीं हुआ है। पूरी एक्शन फिल्म के बीच एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के सांसदों और विधायकों से मुलाकात के लिए मुंबई पहुंची, लेकिन इस बैठक में उद्धव ठाकरे गुट को न्योता नहीं दिया गया, जिस पर शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि भाजपा या किसी से भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को लेकर कोई निमंत्रण नहीं मिला है। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे को न्योता न देने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? He has become a laughing stock। मजाक के पात्र बन गए उद्धव ठाकरे।
वो समर्थन भी देते हैं, कोई धन्यवाद भी नहीं बोलता। वो कोई फोन करते हैं, राजनाथ सिंह ने फोन किया, कहानी चल रही है ये, उनको प्रणाम नमस्कार नहीं अस्सलाम वालेकुम कहा जा रहा। बताइए क्या हो गया है? दिक्कत क्या है कि उद्धव ठाकरे को एक डिलेजिटिमाइज्ड लीडर घोषित कर देना कि वो शिवसेना के लीडर नहीं हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। 250 विधायक और सांसद वहाँ द्रौपदी मुर्मू से आज उन्होंने मुलाकात की जी। सब आए, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण तक नहीं जी। और निमंत्रण नहीं देने की वजह क्या है? ये दंभ, ये अहंकार उद्धव ठाकरे संजय राउत का। एक तो इन्विटेशन नहीं दिया गया और संजय राउत ये बयान देते हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू मातोश्री आती हैं तो उनका स्वागत है। कोई मातोश्री नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे ने अपनी साख खो दी है और ये साख एक बार चली जाती है उसे वापस आने में बहुत समय लगता है। अमित शाह ने ये पूरा खेल किया है। जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों से हर बार अमित शाह को मातोश्री बुला करके जलील किया गया, अब समय का पहिया उल्टा चल रहा है। अभी तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे ऐसे फंसे हैं कि उनकी पार्टी भी जाएगी, सिंबल भी जाएगा और बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर क्या कुछ नहीं हो रहा है? कोई शिवसेना के कच्चे चिट्ठे खोल रहा है तो कोई न्योता नहीं भेज रहा है। परेशानी ही परेशानी है। कुछ परेशानी ओवैसी को भी है। मोहन भागवत ने जनसंख्या पर एक बयान दिया जिससे ओवैसी बौखलाए हुए हैं। भागवत साहब ने कहा कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इसी बयान पर मोहन भागवत को संविधान पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं ओवैसी और 2 बच्चों की नीति को गलत बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी इतना बौखला क्यों गए और 2 बच्चों की नीति गलत कैसे हुई? देखिए, कोई भी रैशनल व्यक्ति ये कहेगा कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या है। आप कितना भी विकास कर ले, संख्या बढ़ गई, सब कुछ जीरो हो गया। तो दिक्कत संख्या बढ़ाने की नहीं है, दिक्कत कुछ और है। ओवैसी धर्मांध व्यक्ति हैं और उनको लगता है जो समाजवादी पार्टी के वृद्ध सांसद को लगता है वही वो बात कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह रहे हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, इसलिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। समस्या ये है कि बहुत सारे इस्लामिक मुल्क में बच्चों के ऊपर, संख्या के ऊपर हिंदुस्तान की तरह नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया वो एक अच्छी बात वो बता रहे थे। उन्होंने कहा भाई इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है? बच्चे पैदा करना, खाना पीना खाना, ये काम तो जानवर भी करते हैं जी। मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। इंसान के लिए ज़रूरी है कि आप एक सभ्य जीवन जिए। और इस बात को लेकर के मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि इनको आगे दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली के लुटियन जोन में, सत्ता के गलियारों में ये बात फैली हुई है कि सरकार बहुत जल्द जनसंख्या के ऊपर एक कानून लाने वाली है, जिसकी शुरुआत, जिसका हिंट मोहन भागवत ने दिया और उसका विरोध करना है शुरू से, तो इसलिए ये डिबेट में कूद पड़े। ओवैसी पहले आए, कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे आएगी, उसके बाद वामपंथी आएंगे, फिर केजरीवाल आएगा, फिर ममता बनर्जी आएंगी। जितने भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो जनसंख्या पे लगाम लगाई जाए इसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये प्रपंच ही डाल दिया है कि हिंदुस्तान में कोई भी अच्छा कानून आता है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और यही काम
ओवैसी कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, विपक्ष को हर अच्छे काम में दखलंदाजी की आदत है और हिंसा भड़काने वालों का ये सपोर्ट करते हैं। उनके उसी सपोर्टर वामपंथी पत्रकार मोहम्मद जुबैर को एक और बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। साथ ही जुबैर की जमानत का फैसला पटियाला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। डॉक्टर साहब, जमानत होगी या नहीं होगी? देखिए, तो 14 दिन के लिए जेल में ही चल रहा है। दिक्कत क्या है कि ये ट्विटर पे जू बियर के नाम से, चिड़ियाघर का भालू, इस नाम से प्रचलित था जी। बहुत बड़ा ये लेफ्ट लिबरल कबाल का ये हीरो बना हुआ था। अब पता नहीं चल पा रहा है भाई ये आदमी है कौन जी, कहाँ का रहने वाला है, माता पिता कौन है, कहाँ इसने पढ़ाई की, कहाँ इसने पहले नौकरी की। फोटो जो ट्विटर पे है और जो उसका ओरिजिनल फोटो जो पुलिस वाले ने लिया, उसमें भी बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आ रहा है। जांच इस बात की हो रही कि भाई ये आखिर ये व्यक्ति है कौन। और जो वामपंथी वेबसाइट्स हैं उसमें उम्र भी गलत बताई जा रही है। कोई 27 साल का बताता, कोई 37 बता रहा, कोई 40 बता रहा। बड़ा इसको संदिग्ध व्यक्ति है ये। और धंधा इसका क्या है? धंधा इसका 1 पॉइंट एजेंडा, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, मोदी को गाली देना। और किसके साथ मिलके? वही वो गैंग जिसने गुजरात दंगे को धंधा बना लिया। जी। हिंदुस्तान में एक गैंग है, पत्रकार हैं उसमें, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सारे लोग हैं, वकील हैं, जिन्होंने गुजरात दंगे को ही अपनी उसको धंधा बना लिया था। उन्हीं धंधोबाज के साथ है। लेकिन अब ये तो बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा था। पैसे इसे पाकिस्तान से आ रहे थे, पैसे इसे उन मुल्कों से आ रहे थे जो इस्लामिक मुल्क हैं। तो भाई कोई इसे क्यों फंड कर रहा था, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। दिक्कत क्या है, ये पूरी दुनिया की फैक्ट चेकिंग करता था, अब पुलिस इसकी फैक्ट चेकिंग कर रही है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात श्रीलंका की कर लेते हैं। श्रीलंका में हाहाकार मचा है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर मालदीव भाग गए और वहां से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए निजी विमान मालदीव पहुंचा था। मालदीव में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिकों ने राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें वापस श्रीलंका भेजने की मांग की है। लगातार चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डॉक्टर साहब, श्रीलंका की हालत इतनी बेहद खराब हो चुकी है, उसे काबू करने के लिए क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति तो चले गए। देखिए, वहां पे फिर से नया लीडरशिप अपनी जगह लेगी जी। जनता उसके बाद उसका क्या रुख होता है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इन अ सेंस कि आप देखिए वहां पे आर्मी सड़क पे आ गई है जी। टैंक उतार दिए गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सब अनायास नहीं होता, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चल रहा है। इसके पीछे कौन है, कौन फंड कर रहा है, ये कहानियां आगे आएंगी। लेकिन एक बात समझ में आती है, चीन के साथ रिश्ता रखना, चीन के सामने सरेंडर कर देना, ये श्रीलंका को बहुत महंगा पड़ा है। आग लगा हुआ है लंका में और चिंता पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी वैसे ही चीन के कर्ज के अंदर दबा हुआ है। जिस हिसाब से वहाँ पे चीन ने इन्हीं राजघरानों वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उसको पैसे दे करके, उसको प्रलोभन दे करके पूरी तरीके से वो कब्जा करना चाह रहा था, जो नहीं हो सका, वही पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है। तो ये एक चिंता है। वहाँ पे हिंदुस्तान अपनी तमाम मदद करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे लोग वहाँ से धन्यवाद भी दे रहे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन जब आप कर्ज में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं तो उबरने के लिए वक्त चाहिए होता है। और श्रीलंका की जनता वो पेशेंस खो चुकी है, इसलिए जनता सड़कों पे है और उनका सामना
टैंकों से हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।